हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। पुतिन रूस के राष्ट्रपति कितनी बार बने हैं? आइए अब देख लेते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है 3 बार, बी ऑप्शन है 4 बार, सी ऑप्शन है 5 बार और डी ऑप्शन है 6 बार। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका सी, 5 बार। अब आगे देख लेते हैं। रूसी संघ में राष्ट्रपति पद रूसी संविधान के अनुच्छेद 80 से 93 के अधीन है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से सार्वभौमिक, समान और प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर किया जाता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति को 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। आगे अब देखते हैं। रूसी संघ का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक है और जिसका रूस में कम से कम 10 वर्षों से अस्थायी निवास है, रूस में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ सकता है। अगला पॉइंट, एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक कार्यकाल के लिए रूसी संघ का राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं। 17 मार्च को व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं, जिन्हें 88% वोट मिले हैं। अब आगे देखते हैं। उनके विरोधी निकोले खारितोनोवा को 4% वोट मिले। आगे देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन पहली बार साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे और वो 2008 तक इस पद पर रहे। अगला पॉइंट, उन्होंने लगातार राष्ट्रवाद को पुश किया और देश की जनता को सोवियत यूनियन वाला रसूख वापस दिलाने के सपने दिखाए। अब आगे देखते हैं। वर्ष 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं। जनवरी 2020 में पुतिन ने संविधान संशोधन के जरिए 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहने की सीमा खत्म कर दी। अब आगे देख लेते हैं। इसी के साथ पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया। आगे देखते हैं। इससे पुतिन सोवियत संघ पर करीब 3 दशकों तक राज करने वाले स्टालिन से आगे निकल जाएंगे। आगे देखते हैं। रूस की संसद, जिसे फेडरल असेंबली कहते हैं, इसके भी भारत की तरह 2 हिस्से हैं। अगला पॉइंट, ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ फेडरेशन कहा जाता है और निचला सदन को स्टेट डूमा कहा जाता है। अगला पॉइंट, भारत में प्रधानमंत्री का जो रोल है, रूस में वह पावर राष्ट्रपति के पास होता है। अब आगे देख लेते हैं अगली न्यूज। हाल ही में शुरू हुए नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बी ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 18 से 20 मार्च तक आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें मुख्यतः शामिल होंगे 10 थीम पवेलियन। अगला है 1000 से अधिक निवेशक, 300 इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर, 3000 सम्मेलन प्रतिनिधि, 20 से अधिक देश के प्रतिनिधि, सभी भारतीय राज्यों के 3000 भावी उद्यमी, 50 से अधिक यूनिकॉर्न, 50,000 से अधिक व्यावसायिक आगंतुक इसमें शामिल होंगे। अब आगे देख लेते हैं। 18 मार्च से नई दिल्ली में के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ है। अगला पॉइंट, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT इसका आयोजन कर रहा है। अगला पॉइंट, इसका उद्देश्य पूंजीपतियों और इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप के साथ जोड़ना और उनके लिए कारपोरेट पार्टनर तैयार करना है। अगला पॉइंट, इस इवेंट में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B2B बिजनेस टू बिजनेस, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसी अलग अलग कैटेगरी के स्टार्टअप को भी शामिल किया जाएगा।
अब आगे देख लेते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ ने गूगल प्ले स्टोर पर अपना आधिकारिक ऐप भी लॉन्च किया है। इस पर सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल सकेंगी। आगे देखते हैं। राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आज देश के 670 जिलों में स्टार्टअप्स हैं और इनमें से 50% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। अगला पॉइंट, वर्तमान में नव प्रवर्तन के मामले में भारत 40वें स्थान पर है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में WPL का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन है RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बी ऑप्शन है मुंबई इंडियंस MI, सी ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स और डी ऑप्शन है गुजरात दिग्गज। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब इसके बारे में जान लेते हैं। WPL 2024 दूसरा संस्करण था। ऑरेंज कैप, इसके विजेता ऑरेंज कैप मिला है एलिस पेरी को और पर्पल कैप श्रेयांका पाटिल को मिला है। आगे देखते हैं। WPL 2024 का फाइनल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा WPL के। इसका प्रशासक है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI। किस प्रारूप में होगा? T20 के प्रारूप में होगा। टूर्नामेंट का प्रारूप डबल राउंड रॉबिन ऑफ प्ले ऑफ में। इसकी मेज़बानी भारत करेगा। चैंपियनशिप मुंबई, प्रथम चैंपियनशिप मुंबई इंडियंस था, रनर अप दिल्ली कैपिटल्स था। इसमें 5 प्रतिभागी 5 टीमें भाग लेती हैं। अब आगे देख लेते हैं। 17 मार्च 2024 को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वीमेंस प्रीमियर लीग में अपना पहला टाइटल्स जीत लिया। अगला पॉइंट, सीजन 2 के खिताबी मुकाबले में टीम ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया। अब आगे देखते हैं। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 18.3 ओवर में 113 रन पर ऑल आउट हो गए। अगला पॉइंट, बेंगलुरु ने 19.3 ओवर में 2 विकेट पर टारगेट को पूरा कर लिया। अगला पॉइंट, बेंगलुरु की एलिस पेरी ने नाबाद 35 रन और ऋचा घोष ने नाबाद 17 रन बनाए। अगला पॉइंट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कैप्टन स्मृति मंधाना है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज, हाल ही में किसे केंद्र सरकार का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है रेखा शर्मा, बी ऑप्शन है शेफाली वी शरण, सी ऑप्शन है डॉक्टर ऋचा और डी ऑप्शन है दिव्या मिश्रा। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी शेफाली वी शरण। अब आगे जान लेते हैं इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है इसके। शेफाली वी शरण 1990 बैच की IAS अधिकारी हैं। वे सूचना पत्र कार्यालय की प्रधान महानिदेशक का पदभार संभालेंगी। वे मनीष देसाई का स्थान लेंगी जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगला पॉइंट, शरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगी। अगला पॉइंट, वे मीडिया के साथ नियमित रूप से बातचीत करेंगी और सरकार के कामकाज को पारदर्शी बनाने में मदद करेंगी। अगला पॉइंट, शेफाली वी शरण की नियुक्ति सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक अनुभवी और कुशल अधिकारी हैं। अगला पॉइंट, मीडिया के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। अगला पॉइंट, वे सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम हैं। अब आगे जान लेते हैं उम्मीद क्या है। उम्मीद है कि वे एक प्रभावी प्रवक्ता होंगी और सरकार और मीडिया के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेंगी। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। शेफाली वी शरण पहली महिला हैं जिन्हें केंद्र सरकार का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, उनकी नियुक्ति महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अगला पॉइंट, वर्ष 2014 के बाद शेफाली वी शरण PIB को हेड करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी। पहली नहीं, 5वीं महिला है। ये 5वीं महिला है, पहली नहीं। अगला पॉइंट, शेफाली वी शरण PIB को हेड करने वाली 5वीं महिला ऑफिसर होंगी। इससे पहले नीलम कपूर, दीपक संधू, शकुंतला महावत,
एन जी कृष्णा PIB के डायरेक्टर जनरल पद पर काम कर चुकी हैं। अब आगे देख लेते हैं। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान शेफाली शरण निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता के तौर पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर भी काम किया है। अगला पॉइंट, शरण रेल मंत्रालय के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। अगला पॉइंट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। ये एजेंसी सरकारी नीतियों, कार्यक्रम और उपलब्धियों के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी प्रसारित करती है। अब आगे देख लेते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस कहाँ आयोजित किया गया? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है श्रीनगर। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, श्रीनगर। अब आगे देख लेते हैं। इसका आयोजन 17 मार्च 2024 को किया गया। स्थान डल झील के किनारे ललित घाट नेहरू पार्क तक किया गया। आयोजक इसके जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग और इंडिया रेसिंग लीग ने इसका आयोजन किया। प्रतिभागी इसमें 10 फार्मूला 4 रेस कार है, 12 प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से हरी झंडी दिखाकर रेसिंग का शुभारंभ हुआ। दोपहर 2 बजे पुरस्कार वितरण किया गया। अब आगे देखते हैं। मुख्य आकर्षण इसका क्या था? डल झील के खूबसूरत दृश्यों के बीच रोमांचक रेसिंग, स्टंट प्रदर्शन जैसे डोनट्स और स्मोकिंग, दर्शकों के लिए मनोरंजन और गतिविधियां। इसका प्रभाव क्या होगा? जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। स्थानीय युवाओं को मोटर स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे श्रीनगर को एक खेल आयोजन केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके क्या कहा है? श्रीनगर में आयोजित पहली फार्मूला 4 रेसिंग घटना अद्भुत थी। यह जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी और युवाओं को मोटर स्पोर्ट्स में प्रेरित करेगी। अब आगे देख लेते हैं अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यह भारत में आयोजित पहला फार्मूला 4 रेसिंग प्रदर्शन है। अगला पॉइंट, इस कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक उपस्थित हुए। अगला पॉइंट, इस कार्यक्रम को मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया था। अगला पॉइंट, इवेंट के बाद कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधुरी ने कहा कि इस इवेंट के बाद कश्मीर में स्पोर्ट्स के लिए युवाओं में उत्साह बढ़ेगा और इसे करियर ऑप्शन के तौर पर भी देखा जाएगा। अगला पॉइंट, FIA फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट के लिए कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं होती है, बल्कि रीजनल इवेंट के तौर पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट, फार्मूला 1 के मुकाबले फार्मूला 3 और फार्मूला 4 कम स्पीड में होने वाली रेस है। अगला पॉइंट, इसमें कार की मैक्सिमम स्पीड 210 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। इसमें शामिल होने के लिए कम से कम मिनिमम उम्र 15 साल होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं अगली न्यूज। नई ईवी पॉलिसी के अंतर्गत कब तक सभी वाहन बिक्री को इलेक्ट्रिक बनाने की योजना है? अब आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 2027, बी ऑप्शन है वर्ष 2029, सी ऑप्शन है वर्ष 2030 और डी ऑप्शन है वर्ष 2034। तो सही ऑप्शन इसमें आपका है सी, वर्ष 2030 तक। अब आगे देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। 2030 तक सभी वाहन बिक्री को इलेक्ट्रिक बनाना है। अगला पॉइंट, प्रदूषण कम करना और पर्यावरण को बचाना है। प्रमुख प्रावधान क्या है? विनिर्माण को बढ़ावा देना। कम से कम $500 मिलियन का निवेश करने वाली कंपनियों को शुल्क में रियायत दी जाएगी। 3 साल के भीतर भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, मांग को बढ़ावा देना। इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को कम करना है। राज्य सरकारों को ईवी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला पॉइंट है, अब आगे है अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए देख लेते हैं।
ईवी बैटरी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट, चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश किया जाएगा। अदर लाभ क्या होंगे? रोजगार का सृजन होगा, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब चुनौतियां देख लेते हैं। उच्च प्रारंभिक लागत होगी, चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी है, अभी उपभोक्ता जागरूकता की कमी है। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।